नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चालक की विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से आज जुड़े हैं या इस चैप्टर से जुड़े हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमने पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। सभी टॉपिक्स के वीडियोज हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप पहले चैप्टर के सभी टॉपिक्स का पहले अध्ययन कर लें। उसके पश्चात दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड भी हमने विद्युत विभव वाला टॉपिक, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के टॉपिक, साथ में पराविद्युत चालक स्थिर विद्युत की से रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। और आज हम यहां पर चालक की विद्युत धारिता देखने वाले ही है। विद्यार्थियों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक रहता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक रहता है। इस कारण से पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से आप कंटिन्यू पढ़ें ताकि आपको आगे वाले टॉपिक भी समझ में आ सके। कई बार क्या होता है, हम बीच में से वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती, तो उसका कारण है कि हमारे को उसकी बेसिक जानकारी नहीं है। यदि मैं आज की इस वीडियो की बात करूं, चालक की विद्युत धारिता को समझने के लिए हमें विद्युत आवेश और विद्युत विभव के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पहले पढ़ लिया है और उनकी जानकारी का होना आवश्यक है। उसके बिना विद्युत धारिता वाला टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर, अब तक हमने जो दूसरे चैप्टर हैं उसमें कुछ टॉपिक देख लिए हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है, उनके सभी टॉपिक्स का अध्ययन करें। आपको कोई टॉपिक कम समझ में आ रहा है या किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। किसी टॉपिक के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, डिटेल से पढ़ना है, तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं ताकि हम उसके ऊपर एक वीडियो बना सकें। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की विद्युत धारिता। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चालक की। तो चालक होता क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो चालक कहलाता है। तो चालक किसे कहेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह क्या हो, आसानी से होता हो। इजी वे में यदि उन आवेशों का प्रवाह होता है तो उन पदार्थों को हम चालक कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह पॉसिबल नहीं हो कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। यहां पर हमारे पास में है चालक। फिर उसके बाद में है, तो चालक तो हम जानते ही हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में भी हम पहले बात कर चुके हैं। विद्युत, विद्युत का मतलब होता है आवेश, ये भी हम कई बार बता चुके हैं। आवेश इसका मतलब होता है। धारिता, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या है? धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, या हम कह सकते हैं ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। इसको अंग्रेजी में कैपेसिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैपेसिटी। तो भाई किसी वस्तु की कैपेसिटी क्या है? इसका मतलब है उस वस्तु की ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता क्या है। ओके, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होने जा रहा है? चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, या
आवेश से धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। जो इसका शाब्दिक अर्थ है वही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है, एक बार पुनः सुन लीजिए कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। डेफिनेशन में आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बार ये जो हमने लिखा है इन सब को मैं यहां से हटा रहा हूं, उसके पश्चात हम डेफिनेशन पुट करने जा रहे हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ओके, तो चालक की विद्युत धारिता का मतलब है चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है। अब जैसे हमारे पास में कोई चालक है, हम यहां पर क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास में जैसे कोई चालक है। अब इस चालक को हम आवेश देंगे, चालक को क्या देंगे, आवेश देंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, आवेश कितना धारण कर सकता है, उसी को ही हम कहते हैं चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कोई पात्र है, हम ले लेते हैं कोई बेलनाकार पात्र, कोई बाल्टी ले लेते हैं, या कोई बेलनाकार पात्र में यहाँ पर लेकर चल रहा हूं ताकि हम बेटर तरीके से समझ सके। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, इसमें हम डाल रहे हैं जल, में क्या भरा जा रहा है, जल डाल दीजिए, जिसे आप पानी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अब इस पात्र के द्वारा, पात्र ये हमारे पास में जैसे कोई बाल्टी है, क्या है, बाल्टी। तो बाल्टी के द्वारा पानी ग्रहण करने की क्षमता इस पात्र की, इस बाल्टी की धारिता कहलाएगी। तो इस बाल्टी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कितना पानी ग्रहण किया जा सकता है, वही इसकी धारिता होगी। जैसे मैं यहां पर मान लूं ये जो बाल्टी है ये 20 लीटर की है, ये बाल्टी कितने लीटर की है, 20 लीटर की, तो इसकी धारिता होगी 20 लीटर। इसकी धारिता क्या होगी, 20 लीटर। अब जैसे ये बाल्टी पूरी तरह से खाली है तो भी इसकी धारिता 20 लीटर है, क्योंकि इसके द्वारा धारण करने की क्षमता कितनी है, 20 लीटर है। तो इस बाल्टी की जो धारिता होगी वो 20 लीटर होगी। ओके। अब जब इसमें हम पानी डालें, थोड़ा सा भर दे, जैसे 5 लीटर पानी भर दे, इसमें कितना पानी भर दिया हमने, यहां तक हमने इसको भर दिया, 5 लीटर पानी इसके अंदर हमने डाल लिया, तब धारिता कितनी होगी, तब भी इसकी धारिता 20 लीटर ही होगी, क्योंकि इसके द्वारा पानी ग्रहण, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर है। पानी इसमें 5 लीटर भरा हुआ है, 10 लीटर भरा हुआ है, 15 लीटर भरा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है वही इसकी धारण करने की क्षमता होती है। तो इसकी जो धारण करने की क्षमता है वो 20 लीटर, इसकी धारिता 20 लीटर। अब यहां पर आप ध्यान दें, पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा, जैसे जैसे आप इसमें पानी भरेंगे तो इसका तल ऊपर, तल की ऊंचाई ऊपर उठती चली जाएगी, तल की ऊंचाई ऊपर उड़ते चली जाएगी, ऊपर जाएगी। जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे इसके तल की ऊंचाई ऊपर उड़ती चली जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए इसका धारिता से कोई लेना देना नहीं है, आप इसमें पानी भर सकते हैं, पानी भरेंगे तो तल की ऊंचाई ऊपर आती जाएगी। इन सारी चीजों को मैं यहां पर चालक के लिए भी लिंक करने वाला हूं कि देखिए यहां पर तो है पात्र की धारिता, यहां पर आ जाएगा चालक की धारिता। यहां पर हम भर रहे हैं कोई लिक्विड, पानी भर रहे हैं,
यहां पर हम इसको देंगे आवेश, यहां पर हम क्या देंगे, चालक को आवेश देंगे, और चालक को आवेश देने पर यहां पर विभव के मान में वृद्धि होगी। कौन बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। देखो यहां पर तो क्या है, इसमें पानी भरने पर इस पानी का जो तल है वो ऊपर उठता चला जाता है, और यहां पर चालक को आवेश देने पर इसके विभव का तल ऊपर उठेगा। यहां पर पानी का तल ऊपर उठ रहा था, यहां पर विभव का तल ऊपर उठेगा। जैसे जैसे आप आवेश देंगे इसके विभव का तल ऊपर उठता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन देखेंगे, लेकिन चालक को दिया गया आवेश इसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। चालक को दिया गया आवेश इसकी विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। एक बार मैं इन सारी राशियों को, इधर वाली राशियों को हटा देता हूं, थोड़ा सा अब अपना जो मेन टॉपिक है उसकी चर्चा मैं यहां पर कर लेता हूं। यहां से हम इसको हटा देते हैं, अब वापस इसी टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए इस चालक के अंदर क्या है एक्चुअल में, मैं यहां से इनको भी हटा देता हूं। ये हमारे पास में चालक है, इस चालक को हमने पहले कोई आवेश दिया, ये जैसे कोई आवेश दिया, ठीक है। अब कोई दूसरा आवेश और लेकर आएंगे, जैसे ये हमारे पास में आवेश है, तो इसके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इन दोनों के बीच में क्या काम करने लग जाएगा, दोनों धनावेश है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इस आवेश को यहां तक लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा एक कार्य किया जाएगा, और जब हम कार्य करेंगे तो इसके विभव में वृद्धि होगी। देखो विभवांतर बराबर हम क्या जानते हैं, या विभव में वृद्धि, विभवांतर बराबर हम जानते हैं W बट्टे में Q, W बट्टे में Q। हम कोई आवेश ले रहे हैं Q, और Q को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहां तक लेकर आएंगे तो W कार्य किया जा रहा है, तो यहां पर विभव में वृद्धि होगी, विभव में अंतर आएगा। विभव में क्या आएगा, अंतर आएगा, तो यहां पर विभव में वृद्धि होगी। यहां पर क्या होगी, विभव में वृद्धि होगी। जैसे जैसे इसको आवेश देंगे इसके विभव के मान में वृद्धि होती चली जाएगी। ये हमारे पास में चालक है, ये हमारे पास में क्या है, चालक है। अब इस चालक को हम आवेश दे रहे हैं यहां पर, चलिए आप देखेंगे, अच्छे से ही देख लीजिए कि हमने इसको आवेश दिया, इस तरीके से हम इसे आवेश दे रहे हैं। ओके, तो चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, चालक को दिया गया जो आवेश है वो मैं ले रहा हूं Q। चालक को दिया गया आवेश को किससे लिख रहा हूं, अब इसको आवेश Q देने पर इसके विभव के मान में V की वृद्धि हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, विभव में वृद्धि इसके समानुपाती होंगे, विभव में वृद्धि के समानुपाती होंगे। और विभव में जो वृद्धि हुई है, यदि इसके ऊपर प्रारंभ में 0 आवेश था तो इसका विभव भी 0 था, इसको हमने Q आवेश दे दिया तो इसका विभव भी हो जाएगा। तो दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। अभी हमने जो पात्र लिया उसमें पानी जैसे जैसे डालेंगे तो उसके तल की ऊंचाई वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक उसी प्रकार से इस चालक को दिया गया आवेश विभव में वृद्धि कर देता है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो यहां से हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि Q है वो समानुपाती होता है V के। Q किसके समानुपाती होता है, V के। ये वाला रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और देखिए यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो हम बराबर का निशान लगा देंगे, और यहां पर हमने C लगाया है, एक कांस्टेंट क्या लगाया है, C। इस C को हम कहते हैं, ये है समानुपाती का चिन्ह हटने पर आया है, तो ये है समानुपाती स्थिरांक। ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ओके, इसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता इसको कहा जाता है। C को क्या कहा जाता है, विद्युत धारिता कहा जाता है। तो यहां से हमारे पास में C बराबर क्या आ गया,
Q बट्टे में V, Q बट्टे में V आ गया। विद्युत धारिता C बराबर आ चुका है Q बट्टे व V, C बराबर Q बट्टे में V हमें प्राप्त हो गया है। ये विद्युत धारिता का सूत्र आ गया है। ठीक है, यहां से भी हम विद्युत धारिता को परिभाषित करेंगे। C बराबर Q बट्टे V से भी हम विद्युत धारिता को परिभाषित करेंगे। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, एक तो हम ग्राफ के जरिए देखेंगे, एक ऐसे ही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर डेफिनेशन देखने वाले हैं। C बराबर मिल चुका है हमें Q बट्टे में V, ये सूत्र मिल चुका है। देखो C का मान है वो Q और V दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता, क्योंकि Q और V है ये तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि इसका मान बढ़ता है, इसका मान इंक्रीज होता है, तो इसका मान भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका मान डबल हो गया, इसका मान कितना हो गया? डबल हो गया, तो V का मान भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। C का मान Q और V के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये बात मैंने अभी पात्र में भी बताई थी कि भाई पात्र की जो धारिता है वो इसमें भरे पानी पर, जैसे इस पात्र की धारिता है 20 लीटर और इसमें पानी भरा है 5 लीटर, तो 5 लीटर भरा है तो इसकी धारिता से इसका कोई लेना देना नहीं है। 5 लीटर भरा है तो इसकी धारिता कितनी होगी? 20 लीटर ही होगी। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक की धारिता उस चालक पर उपस्थित आवेश या उसके विभव पर निर्भर नहीं करती। यह आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन फिर भी हम यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसी होगी इसकी डेफिनेशन? कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसकी विभव में वृद्धि का जो अनुपात है उसको हम विद्युत धारिता कहते हैं। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? है किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, उसके विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की विद्युत धारिता के बराबर होता है। चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। अनुपात को हम चालक की विद्युत धारिता कहेंगे। तो ये आपके पास में एक और डेफिनेशन आ चुकी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक और परिभाषा हम देने जा रहे हैं और वो जो अगली परिभाषा है वो हम देंगे Q और V के मध्य खींचे गए ग्राफ के आधार पर। देखिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ को हम समझ भी लेते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं, ये हमारे पास में हमने क्या पढ़ा है उसी के आधार पर हम ग्राफ खींचने वाले हैं कि जो Q है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा। ये मैं यहां पर, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, ये इधर एक्स एक्सिस, इस तरफ ले लेता हूं मैं V, विभव में वृद्धि, इधर मैं ले लेता हूं चालक को दिया गया आवेश Q। ओके, अब मैं यहां पर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचूं तो ये हमारे पास में सुस्पष्ट है कि Q और V है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा हमें यहां पर प्राप्त होगी, इस तरीके की रेखा हमें प्राप्त होने वाली है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि एक सरल रेखा प्राप्त होगी, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब देखें यहां से आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आपके पास में क्या आ गया? C बराबर आ गया Q बट्टे में V, क्या आ गया? ये रिलेशन आपको मिल चुका है। अब देखिए इस ग्राफ का जो ढाल है
वो किसके इक्वल होगा? ग्राफ का जो ढाल है ये किसके तुल्य होगा? जो ग्राफ का ढाल है इस तरीके से हम दिखा दें, ये हमारे पास में यहां से यहां तक, इसको भी ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक ये एंगल में ले लेता हूं थीटा, यहां से यहां तक ये है चालक को दिया गया आवेश Q, यहां से यहां तक चालक के विभव में वृद्धि है V। तो देखिए इस ग्राफ के ढाल, ग्राफ का ढाल क्या होगा? ग्राफ का ढाल, ग्राफ के ढाल को हम स्मॉल m से लिखेंगे। देखिए ग्राफ के ढाल को हम स्मॉल m से लिखते हैं जो कि tan थीटा के बराबर होता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो tan थीटा है वो लंब बट्टे में आधार के बराबर होगा। तो लंब बट्टे में आधार, लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है लंब, तो जो कि यहाँ पर Q के बराबर है। आधार ये हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो Q बट्टे में V, और Q बट्टे में V है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जो कि C के बराबर होती है। तो ग्राफ का जो ढाल है जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये थीटा के समानुपाती होता है, और इसका जो मान है वो चालक की धारिता C के इक्वल होता है, चालक की धारिता C के इक्वल होता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो थीटा है वो चालक की धारिता के समानुपाती हो गया। देखिए tan का जो मान है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है मान बढ़ता चला जाता है, तो यहां पर इस थीटा का मान बढ़ेगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, धारिता भी बढ़ जाएगी। थीटा का मान है वो धारिता के समानुपाती हो गया है। तो यहां से इसकी परिभाषा आ जाएगी कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है वो विद्युत धारिता के तुल्य होता है, विद्युत धारिता कहलाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो डेफिनेशन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं और वो आपको आ जानी चाहिए। चलिए देखें, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि। देखिए दिए गए आवेश को मैं लिख रहा हूं यहां पर Q से, और विभव में वृद्धि को लिख रहा हूं V से। तो विभव में वृद्धि के मध्य खींचा गया ग्राफ, के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ का ढाल, देखिए ग्राफ का ढाल विद्युत धारिता के बराबर होता है, विद्युत धारिता के बराबर होता है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक इसी ग्राफ पर ही आधारित मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। जैसे हमारे पास में ये हमारे पास में एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो मैं दो चालकों के लिए खींच रहा हूं। आप इसे एक बार समझें, जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। जैसे ये हमारे पास में इधर तो है चालक को दिया गया आवेश Q और यह है विभव में वृद्धि V, दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ये हमारे पास में है चालक A, दो चालक हम लेकर चल रहे हैं, हमारे पास में यह है चालक A और ये हमारे पास में है चालक
पी, दो चालक हैं। चालक ए के द्वारा विभव वाली अक्ष के साथ में जो एंगल है वो बन रहा है थीटा ए, और जो चालक बी है उसका विभव वाली अक्ष के साथ में जो एंगल है वो है थीटा बी। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से चालक की धारिता ज्यादा होगी, कौन से चालक की धारिता कम होगी, या इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस चालक की धारिता को हम CA से, इसकी धारिता को किससे लिखते हैं, CA से, और इसकी धारिता को हम लिखते हैं CB से। एक चालक की धारिता है CA, दूसरे चालक की जो धारिता है वो है CB। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये दोनों बराबर होती है या CA बड़ा होता है। देखो ऑप्शन कैसे मिलेंगे, ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं, क्या CA बराबर है CB के। ऑप्शन बी आप देखें कि CA है वो बड़ा है CB से। ऑप्शन C और ऑप्शन D कि यहां पर आपको इसका उल्टा मिल सकता है, ये ऐसे मिल सकता है। ठीक है, और या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि थीटा का मान है, ये हमने अभी भी क्लियर किया कि m का जो मान है, जो ग्राफ का जो ढाल है वो tan थीटा के बराबर होता है, जो कि चालक की धारिता को रिप्रेजेंट करता है। थीटा का जो मान है वो चालक की धारिता के समानुपाती होता है। यहाँ पर थीटा a है वो छोटा है, थीटा b है वो बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर चालक a की धारिता छोटी होगी, चालक b की धारिता बड़ी होगी, तो CA लेस देन CB, ऑप्शन C यहां पर सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि Q वाली एक्सिस इधर होनी चाहिए, V वाली एक्सिस इधर होनी चाहिए। ये जो एंगल आप लेते हैं वो V वाली अक्ष से लेंगे। कहां से एंगल बनाकर देखेंगे, विभव वाली अक्ष से एंगल देखेंगे, थीटा ए और थीटा बी। कौन सी एक्सिस से एंगल होंगे, बी वाली एक्सिस से एंगल होंगे, विद्युत विभव वाली एक्सिस से ये एंगल है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यहां पर विद्युत धारिता का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक फॉर्मूला हमारे पास में, मात्रक आराम से हम निकाल सकते हैं। तो C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। C का मात्रक मतलब Q बटे वा V का मात्रक। यहां पर विद्युत आवेश है, और विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V यहां पर विद्युत विभव है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और इसे हम कहेंगे फेरड। इसे क्या कहा जाएगा, फेरड कहा जाएगा। तो इसका मात्रक होता है फेरड, और फेरड को कैपिटल एफ से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। ये आपको समझ में आ जाने से C का मात्रक है वो फेरड होता है, कैपिटल एफ से लिखते हैं। हालांकि ये जो मात्रक है ये व्यवहारिक मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, जो फेरड है वो काफी बड़ा मात्रक है, यह आमतौर पर काम में नहीं आता, व्यवहारिक मात्रक नहीं है। तो व्यवहारिक मात्रक इनसे काफी छोटे होंगे, तो क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक देखें, व्यवहारिक मात्रक, पहला जो व्यवहारिक मात्रक है वो हमारे पास में है मिली फेरड। 1 मिली फेरड, मिली का मतलब हो गया 10 की घात -3 फेरड। 1 माइक्रो फेरड, माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6 फेरड। 1 नैनो फेरड, इसका मतलब हो गया 10 की घात -9 फेरड। 1 पिको फेरड, इसका मतलब हो गया 10 की घात -12 फेरड। ये हमारे पास में विद्युत धारिता के व्यवहारिक मात्रक प्राप्त हो चुके हैं, और यहां तक आपको समझ में भी आ गया हो। CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, चलिए अब हम देखेंगे इसका CGS पद्धति में मात्रक। CGS में, तो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट फेरड। इसका मात्रक क्या होता है,
स्टेट फेरड। ठीक है, अब हम फेरड और स्टेट फेरड के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे हमने आवेश का मात्रक पढ़ा है कूलम, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलम। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ही विद्युत धारिता का जो मात्रक है फेरड, और विद्युत धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट फेरड। चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। एक फेरड बराबर, एक जो फेरड है वो बराबर होगा, देखिए हमारे पास में ये रिलेशन है, रिलेशन में आपके सामने रख देता हूं, C बराबर है Q बट्टे में P। यहां पर इसका मात्रक है 1 फेरड, तो इसका मात्रक है 1 कूलम, इसका मात्रक है 1 वोल्ट। यही तो हुआ। तो 1 फेरड का मतलब हो गया 1 कूलम, अभी हम 1 फेरड को भी परिभाषित करेंगे, 1 कूलम बट्टे में 1 वोल्ट, 1 कूलम बट्टे में 1 वोल्ट, ये हो गया। अब देखो मैं आपको एक रिलेशन याद दिलाता हूं कि आवेश का जो मात्रक है कूलम, और सीजीएस पद्धति में उसके मात्रक स्टेट कूलम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये होता है 1 कूलम की जगह हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम, 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम हम पुट कर सकते हैं। अब देखें वोल्ट, वोल्ट की जगह हम 1 बट्टे में 300 स्टेट वोल्ट पुट कर सकते हैं, 1 बट्टे में 300 स्टेट वोल्ट लिखा जा सकता है, 1 बट्टे में 300 स्टेट वोल्ट। तो आप यहां पर अब देखें समझें, ये 300 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 300, 3 गुणा 300 कितना हो गया 900, गुणा 10 की घात 9, और स्टेट कूलम बट्टे में स्टेट वोल्ट, ये होता है स्टेट फेरड, यही क्या होता है स्टेट फेरड होता है। तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास में, एक जो फेरड है वो बराबर होगा, यहां से आप देखें 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेट फेरड, स्टेट फेरड। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहां पर इसकी बीमा की, इसकी बीमा और 1 फेरड की परिभाषा, दो चीजें देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम 1 फेरड को परिभाषित करते हैं। C बराबर हमारे पास में है Q बटेवा P, यदि Q बराबर कितना हो 1 कूलम, व V बराबर कितना हो 1 वोल्ट, तो C बराबर कितना आ गया 1 कूलम बट, चलिए इसको C से लिखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, 1 कूलम बट्टे में 1 वोल्ट, तो कूलम बट्टे में वोल्ट है, इसको हम फेरड लिख देंगे, 1 फेरड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 फेरड। तो यहां से इन सभी राशियों के आधार पर हम इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलम हो तथा उसके विभव में वृद्धि, 1 कूलम आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो जाए, तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। तो यहां पर जो हमने अभी पुट किया है वहीं से मैं डेफिनेशन पुट कर रहा हूं, यदि चालक को 1 कूलम, चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता, उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। कितनी होगी 1 फेरड होगी।
उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। ये हमारे पास में 1 फेरड की डेफिनेशन आ गई है। ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। अब मैं यहां पर विद्युत धारिता की विमा आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है विद्युत धारिता की विमा। विद्युत धारिता की विमा, तो सी की विमा वही होगी जो सी की विमा वही होगी जो क्यू बट्टे में वी की विमा होगी। सी की विमा बराबर हो जाएगी क्यू बट्टे में वी की विमा। क्यू बट्टे में वी की विमा। क्यू यहां पर है, क्यू यहां पर विद्युत आवेश है, वी यहां पर विद्युत विभव है। तो देखिए यहां से Q, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, V बराबर में लिख सकता हूं W बट्टे में Q। W बट्टे में Q, विद्युत विभव बराबर W बट्टे में Q लिखा जा सकता है। Q यहां पर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा Q स्क्वेयर बट्टे में W की विमा। Q स्क्वेयर अपॉन W की विमा। तो ये हमारे पास में आ चुका है यहां पर विमा। आप देखेंगे क्योंकि जो विमा होती है वो होती है A1T1, A1T1, इसका स्क्वेयर कर देंगे। फिर बट्टे में है W, W कार्य है, कार्य की विमा हो जाएगी M1L2T-2। तो फाइनली जो C की विमा है वो हमें देखिए क्या मिलने वाली है, C की विमा ये हमें मिलेगी। आप देखेंगे m की घात ऊपर जाएगी तो m की घात हो गई है -1, l की घात ऊपर जाएगी तो l की घात हो गई है -2। अब देखिए यहाँ पर t की घात -2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो +2, और एक घात यहाँ है और उसका स्क्वायर भी है, तो दो t की घात 2 यहाँ पर पड़ी है, 2 ये ऊपर चली जाएगी तो t की घात ये आ गई हमारे पास में 4, और वो भी प्लस में, और 1 की घात 2 ये हमारे पास में आ गया। तो C की जो विमा है वो हमारे पास में ये है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। M-1 L-2 T की घात 4 1 की घात 2, तो ये आ गई है विद्युत धारिता C की विमा। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं विद्युत धारिता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला हम यहां पर कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो पहला हमारा जो फैक्ट्स है वो ये कहता है कि विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होती है। विद्युत धारिता सदैव क्या रहेगी, धनात्मक होगी, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपके पास में चालक है तो उसके धारण करने की क्षमता 0 से कम नहीं हो सकती, उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता है वो सदैव ही धनात्मक होती है। तो विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होगी। जो C का मान है वो क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। अब देखें हमारे पास में धारिता का जो सूत्र है Q बट्टे में V, इसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। हमने ये भी क्लियर कर दिया है कि विद्युत धारिता का मान चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि V पर निर्भर नहीं करता। तो C का मान Q व V पर निर्भर नहीं करता। C का मान किस पर डिपेंड नहीं करता, C का मान Q व V पर निर्भर नहीं करता, Q व V पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा भी देखें एक महत्वपूर्ण बात और देखें कि C का मान, जैसे आप किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड भी नहीं करता। C का मान किस पर निर्भर नहीं करता, C का मान चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर
नहीं करता है। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैं इसको भी समझा देता हूं यहां पर। ये जैसे हमारे पास में कोई चालक है, ये कोई चालक है। अब ये जो चालक है ये चाहे लोहे का बना हुआ हो, चाहे लोहे का बना हुआ हो, या चाहे एल्यूमिनियम का बना हुआ हो, या तांबे का बना हुआ हो, किसी भी मेटर का बना हुआ हो, सी का मान उस मेटर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास में एक बाल्टी है। अब वो बाल्टी है 20 लीटर की। वो 20 लीटर की बाल्टी है, वो जैसे प्लास्टिक की बनी हुई है तो भी उसकी धारिता 20 लीटर है, लोहे की बनी हुई है तो भी उसकी धारिता 20 लीटर की है। ठीक है, वो किस पदार्थ की बनी हुई है, धारिता का मान इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से चालक कौन से पदार्थ का है, वो लोहे का है, तांबे का है, या और किसी धातु से बना हुआ है और धातु का कोई चालक है, तो उसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? अब देखो, धारिता से ज्यादा मान देंगे तो वो जो आवेश है वो चारों तरफ वायु में विसर्जित हो जाएगा। जैसे आपके पास में एक बाल्टी है, उसकी धारिता 20 लीटर है, आप 21 लीटर उसमें पानी डालोगे तो कहां जाएगा? बाहर की ओर लुढ़क जाएगा, बाहर की ओर बह जाएगा। 20 लीटर पानी उसमें समाहित होगा, 20 लीटर से ज्यादा आप जो भी डालेंगे वो बाहर बह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक की धारिता से ज्यादा आप आवेश देंगे तो वो आवेश उसमें से बाहर निकल जाएगा, वायु में बह जाएगा, वायु में विसर्जित हो जाएगा। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, चालक को धारिता से ज्यादा आवेश देने पर, चालक को धारिता से ज्यादा आवेश देने पर, धारिता से ज्यादा, धारिता से ज्यादा आवेश देने पर, आवेश देने पर आवेश वायु में विसर्जित हो जाता है, आवेश वायु में विसर्जित हो जाता है, आवेश वायु में विसर्जित हो जाता है। आवेश का वायु में क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चालक की विद्युत धारिता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। ये तो अभी हमने देखे भाई, दो बिंदु हमने ये भी देखे कि चालक की जो धारिता है वो किन पर निर्भर नहीं करती। अब मैं यहां पर देखने जा रहा हूं कि चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये भी हमारे पास में कुछ कारक हैं, उनमें से एक एक करके 3 कारक हैं, तीनों को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा कारक है वो है चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, तो किसी भी चालक की जो धारिता है वो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया, जैसे हमारे पास में ये कोई चालक है, इसका क्षेत्रफल है ए, क्षेत्रफल ए, तो इसकी धारिता है सी। आपने इसके क्षेत्रफल को कर दिया दुगुना, क्षेत्रफल को क्या कर दिया? 2a कर दिया। तो इस पर जो आवेश आ सकते हैं वो भी पहले की तुलना में दुगुने आ सकते हैं। पहले इसके ऊपर जैसे इतने आवेश आ रहे थे, अब उसमें पहले की तुलना में ज्यादा आवेश समाहित हो सकते हैं, तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो चालक का क्षेत्रफल ये प्रभावित करता है। चालक की जो धारिता होती है वो उसके क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चालक के क्षेत्रफल की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स चालक का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा धारिता का मान भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ओके, फिर है चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चारों ओर भरे माध्यम पर, माध्यम पर। देखो एक चीज में यहां पर अब क्लियर करता हूं, एक बार इनको सबको यहां से हटा देते हैं। ये हमारे पास में कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक के चारों ओर कोई आपने दूसरा माध्यम भर दिया तो इसकी धारिता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कई बार अपन को लगता है कि भाई चारों ओर माध्यम भर देंगे तो इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट पड़ता है। वो भी कैसे पड़ता है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
कि जैसे इसकी धारिता है C, इसकी धारिता क्या है, जैसे पहले ये निर्वात में था, तो निर्वात में इसकी धारिता है C0, निर्वात में इसकी धारिता कितनी है C0, और जैसे ही इसके चारों ओर हम क्या भर देते हैं, माध्यम भर देते हैं, क्या भर देते हैं, माध्यम। तो माध्यम भरेंगे तो इसके विभव में कमी आ जाएगी। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, चारों ओर भरे माध्यम से इसके विभव में कमी आ रही है। इसके खुद का जो विभव है, खुद का जो आवेश है, उस पर धारिता निर्भर नहीं करती। देखो मैंने यहां पर यह भी कहा ना, विभव पर निर्भर नहीं करता। धारिता किस पर निर्भर नहीं करती, धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर निर्भर नहीं करती। लेकिन यहां पर चारों ओर जो माध्यम है ना, ये इसके वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। बाहर वाला वोल्टेज इसके वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। वो मैं अभी थोड़ी देर में और समझाने वाला हूं उसको थोड़ा बेटर तरीके से। तो विभव में कमी आएगी, और विभव में जब कमी आती है, आवेश का मान नहीं बदल रहा, केवल विभव में कमी आ जाती है, और विभव में जब कमी आती है तो धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाएगी, यहां पर जैसे इसको रख देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। Cm ये है माध्यम में, ये कहां है, माध्यम में है। और यहां पर आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि माध्यम की जो धारिता है वो ज्यादा होती है निर्वात की धारिता की तुलना में। निर्वात की धारिता की तुलना में माध्यम में जो धारिता है वो ज्यादा होती है। और धारिता का जो मान है वो चारों ओर भरे माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर करें कि चालक के चारों ओर जो भी आपने माध्यम भरा है, उस माध्यम के परावैद्युतांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद्युत धारिता होती है। ठीक है, अन्य चालक की उपस्थिति पर, इससे आपको ये वाला बिंदु और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर थोड़ा समझें। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में एक कोई चालक है, ये क्या है, चालक। ये हमारे पास में है अन्य चालक। देखो दो चालक दिखा रहे हैं ना, तो इन दोनों को मैं नाम दे देता हूं। पहले इनमें थोड़ा सा इनमें अंतर करने के लिए इसमें एक अलग कलर भर देता हूं, इसमें एक अलग कलर भर देता हूं। ठीक है, इनमें ऐसा कलर भर देते हैं। ठीक है, ये हमारा चालक है, ये हमारा क्या है, चालक। और ये तो चालक है, और इसको नाम दे रहे हैं हम अन्य चालक। भाई दूसरे चालक से ही तो प्रभावित होती है। इसकी जो धारिता है वो है C, इसकी धारिता कितनी है, C है। इसका विभव है V, और इस पर आवेश है Q। इस पर पहले से ही कोई आवेश मौजूद है, और वो आवेश कितना है, Q, जिससे इसकी वोल्टेज कितना है, V है। अब जैसे ही हम इस दूसरे वाले चालक को इसके पास लेकर आएंगे, तो देखो क्या होता है, इसके नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर यहां पर ऋणावेश प्रकट हो जाएगा, ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। इसके नजदीक आने से ये जो धनावेश है वो इसमें मौजूद ऋणावेश को अपनी ओर खींच लेगा, इसमें मौजूद धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो दूर वाले पृष्ठ के ऊपर प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से ऋणावेश और धनावेश प्रकट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये ऋणावेश इसके विभव में कमी करेगा। भाई ये ऋणावेश यहां पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, ये धनावेश यहां पर धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा। जितना ये ऋणावेश है उतना ही धनावेश है, लेकिन ये वाला ऋणावेश है वो ज्यादा ऋण विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये इसके नजदीक है, और धनावेश इससे दूर है, तो वो धन विभव तो उत्पन्न करेगा, लेकिन ऋणावेश की तुलना में कम धन विभव उत्पन्न करता है। ये वाला जो ऋणावेशित पृष्ठ है वो अधिक ऋण विभव प्रकट करता है, उत्पन्न करता है, जबकि धनावेश है वो कम धन विभव उत्पन्न करता है। तत्पश्चात ऋण वाला ज्यादा रह गया, ऋणात्मक वाला ज्यादा हो गया। तो ये इसके वोल्टेज को क्या कर देता है, इसके आने के बाद में फाइनली जो वोल्टेज होता है वो पहले वाले वोल्टेज से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको मैं कह दूं V डैश। तो यहां पर जो V है वो बड़ा होता है, V डैश है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो V कम हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो V कम होगा तो C बढ़ जाता है। V के कम होने पर, V के कम होने पर
सी बढ़ जाता है। सी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 3 हमने कारक लिखे हैं, ये आपको समझ में आ जाने चाहिए। अगला छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं कि विलगित चालक की धारिता। हमारे पास में एक गोला है और एक विलगित गोलीय चालक है, मतलब केवल गोलीय चालक है, और उसकी धारिता कितनी होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक गोले का निर्माण कर लेते हैं। हमारे पास में जैसे एक गोला है और उस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। की जो रेडियस है वो हम कितने ले लेते हैं, यहां से इसका केंद्र O है, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, इस गोले को हमने आवेश दिया, ये चालक गोला है तो सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, हमने पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है, समावेशित गोलीय चालक के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समावेशित गोलीय चालक के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे पास में आई थी KQ में आर स्क्वायर। यदि पृष्ठ के ऊपर बात करें तो KQ में आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही था। तो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो, या आप क्या कह दीजिए, एक समावेशित गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए। तो एक समावेशित जो गोला होता है वो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। समावेशित गोला किसकी भांति व्यवहार करेगा? एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, और बिंदु आवेश के कारण से, बिंदु आवेश कह दीजिए, बिंदु आवेश, या आप कह सकते हैं समावेशित गोला। क्या कह सकते हैं? गोला कह सकते हैं। गोले के कारण जो विभव होता वो देखो कितना होता है, कारण विद्युत विभव। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव होता है KQ में R, तो 1/4πε0 Q बट्टे में R, क्योंकि ये जो Q है यह है गोले पर आवेश। Q क्या है? गोले पर आवेश, गोले पर आवेश है ये Q। गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। अब देखो हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं अभी अभी हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है, किसी भी चालक की जो धारिता होती है C बराबर होता है Q बट्टे में V, Q बट्टे में V। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को हम 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 को हम 2 में पुट कर देंगे। 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, C बराबर Q बट्टे में V। V का मान हमारे पास में है 1/4πε0 Q बट्टे में R। देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में किसी विलगित गोले की धारिता का सूत्र आ जाएगा 4πε0 कैपिटल R। ये वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है, कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, किसी भी विलगित गोले की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस गोले की धारिता को हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, R बट्टे में 9 × 10⁹। ये R मीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा फेरेड में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फेरेड में, क्योंकि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर ही आधारित हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है कि पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानते हुए उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर गोले की जो गोला है वो पृथ्वी दे रखा है और उसकी त्रिज्या हमें चाहिए। यहां पर क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे? व्यास को आधा कर देंगे। व्यास को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12.8 × 10⁻³ × 10⁻³ मीटर, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब देखो, धारिता का फॉर्मूला, हमें यहां पर धारिता ज्ञात करनी है। तो विलगित गोले की धारिता का फॉर्मूला अपने पास में है 4πε0 R
और इससे हम r बट्टे में 9 गुणा 10 की घात 9 भी पुट कर सकते। तो यहां से हमारे पास में r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, और यहां से ये हमारे पास में आ गया 6 बट्टे में 9 गुणा 10 की घात -3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 बट्टे में 3 गुणा 10 की घात -3 फेरड, और एकदम एग्जैक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये 4 भी है, चलिए रह गया था। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में देखिए क्या आपको मिलने वाला है, ये 711 माइक्रोफेरेड मिलने वाला है। पृथ्वी को यदि हम क्या माने, एक गोला माने, तब उसकी धारिता 711 माइक्रोफेरेड होगी। कितनी होगी? 711 माइक्रोफेरेड होगी। हालांकि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफेरेड हम लेकर नहीं चलते, ये तो मैथमेटिकली है, ये तो क्या है मैथमेटिकली। तो फिर क्योंकि हम पृथ्वी का विभव 0 मानकर चलते हैं, ये मानक बातें हैं, मानक विभव की बातें, ये स्टैंडर्ड भाई इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं है ये। चलिए मैं इस पृष्ठ को ही यहां से हटा देता हूं, अगले पृष्ठ की बात करता हूं। एक पेज और ले लेते हैं, हम क्या लेकर चलते हैं भाई, पृथ्वी के लिए ये व्यवहारिक बातें हैं। पृथ्वी का जो विभव है वो हम मानकर चलते हैं 0। पृथ्वी का विभव कितना लेकर चलते हैं? पृथ्वी का जो विभव है वो मानक विभव लेकर चलते हैं, और उसको लेकर चलते हैं 0, शून्य लेकर चलते हैं। तो विद्युत धारिता कितनी आ जाएगी? फॉर्मूला हमारे पास में है, C बराबर होता है Q बट्टे में V। C बराबर होता है Q बट्टे में V। तो यहां पर किसी भी राशि के अंदर यदि हम 0 का भाग लगाएंगे तो उसका मान आ जाएगा अनंत आ जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी के लिए जो उसकी मानक धारिता है वो अनंत होती है। कैलकुलेशन से तो हमारे पास में अलग प्राप्त हुई, लेकिन जो मानक धारिता है वो कितनी होती है? अनंत होती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने चालक की विद्युत धारिता से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम संधारित्र कैपेसिटर लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।